हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और कोई भी एग्जाम रहता है तो उसके लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, 2026 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ठीक है, जो यहाँ पे 2026 में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें इंडिया ने कितने इसमें मेडल लिए हैं। ठीक है, टोटल कितने मेडल्स विन किए हैं ये पूछा गया है। तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 35 मेडल यहाँ पे विन किए हैं। तो इसमें से क्या क्या है देखो, इसमें से 13 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 14 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने मेडल भारत ने इन किए विन किए हैं, तो ये किए हैं 35 मेडल्स। ठीक है, और जो यह चैंपियनशिप है वो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियंस जो कि अभी 2026 में हुआ है, कहाँ पे, तो ये लागोस में हुआ है जो कि नाइजीरिया में है। ठीक है, और कब से कब तक हुआ है, तो ये 9 से लेके 12 अगस्त तक ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ है लागोस में। ठीक है, और यह अंडर 23 और सीनियर, ठीक है, अंडर 23 और सीनियर कैटेगरीज की है जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप जो यहाँ पे खेला गया है वो। ठीक है, और इसकी जो ट्रॉफी है, ठीक है, जो इसमें ट्रॉफी है वो सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए भारत को विल्किंसन स्टुअर्ट ट्रॉफी प्राप्त हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन, ठीक है, मतलब सभी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारत को विलिंगसन स्टुअर्ट ट्रॉफी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह भारत ने पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कि भारत ने इसमें फर्स्ट टाइम ओवरऑल चैंपियनशिप का यहाँ पे खिताब जीता हुआ है, टाइटल। फिर उसके बाद बोला गया प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 35 के तहत, ठीक है, 35 के तहत स्मारकों को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की सूची से हटा दिया गया है। यह नियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो यह नियम 1958 में अधिनियमित किया गया था। जो ये प्राचीन स्मारक तथा पूरा स्थल है वहां के जो अवशेष है, ठीक है, उसके उस अवशेष को ये अधिनियम 35 के तहत स्मारकों को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की सूची से यहाँ पे हटा दिया गया है, लेकिन उसको वहां पे ऐड कब किया गया था, तो ये 1958 में किया गया था। तो इस ये अधिनियम कौन से, तो ये प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम है। इसको कब अधिनियमित किया गया था, तो ये 1958 को। ठीक है, और जो ये अधिनियम की संख्या है तो वो 24/1958। ठीक है, यहाँ पे 1958 का जो ये 24 वो यहाँ पे एक्ट नंबर है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं परिरक्षण करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 35 मतलब धारा 35, तो यह प्रावधान करती है कि किसी संरक्षित स्मारक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया घोषित किया जा सकता है, जिससे उसे केंद्रीय रूप से संरक्षित सूची से हटाया जा सकता है। ठीक है, और जो यहाँ पे इन्फोर्समेंट है वो जो, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट है तो यह अधिनियम 1959 में लागू हुआ था। फिर इसके बाद बोला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी स्थापना वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाई गई है। यहाँ पे 15 अगस्त को यहाँ पे जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर, तो उसको यहाँ पे कितने टाइम्स में मतलब कितने वर्षगांठ इसका सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये है 57। ठीक है, तो ये 15 अगस्त को यहाँ पे
15 अगस्त को ये मनाई जा रही है, ठीक है, इसरो का। तो देखो इस संस्थान का नाम क्या है, इस संगठन का नाम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2026 में इसको 57th ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसरो को। फिर इसके संस्थापक कौन है, तो ये प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये इनके संस्थापक रहे हैं, फाउंडर, ठीक है। और जो इसके प्रेसिडेंसर है, इसके प्रेसिडेंसर कौन है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और इसका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या है, तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंदर में, ये प्रशासनिक विभाग के अंदर में आता है, ठीक है। और फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये इसरो को, ठीक है, इसरो को 1972 में, ठीक है, इसरो को 1972 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, भारत 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त, तो वो कितने नंबर की है, तो ये 18th स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे देश को आजाद हुए यहाँ पे 80 साल हो रहे हैं, तो इसके लिए उस उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो देखो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, तो ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। और जो यहाँ पे 2026 में यहाँ पे जो सेलिब्रेट किए हैं 15 अगस्त, वो हमारा 18th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र हुआ था। और मुख्य यहाँ पे जो मेन समारोह का जो स्थान है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये लाल किला में यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, जो कि नई दिल्ली में है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे झंडा फहराया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ये प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये झंडा फहराते हैं लाल किला में, तो वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। और यहाँ पे 2026 की इसकी थीम क्या है, तो यह फोकस विकसित भारत, ठीक है, फोकस विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति, ठीक है, ये इसका थीम है जो अभी 2026 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इसका। और देखो इसका स्पेशल हाइलाइट्स क्या है, तो ये है समारोह वंदे मातरम के, ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाया जा रहा है। देखो और फिर इसमें इम्पोर्टेंस कैलकुलेशन है जो कि 1947 से 1947 से 2026, मतलब यहाँ पे 79 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए यहाँ पे 80वां मतलब 18th स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गज गौरव पुरस्कार यहाँ पे 2026 किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं, ये गज गौरव पुरस्कार, तो ये दिए जाते हैं एलिफेंट कंजर्वेशन, मतलब हाथी संरक्षण के क्षेत्र में गज गौरव पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नाम से ही देख सकते हो, गज, गज मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है, तो ये इसका क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची है ये एंटोनिम्स। देखो ये इस अवार्ड का नाम क्या है, तो ये है गज गौरव पुरस्कार 2026 में। और यहाँ पे इसको किस फील्ड में दिया जाता है, तो हाथी संरक्षण या तो प्रबंधन के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और ये किस ओकेशन में दिया जाता है, ये विश्व हाथी दिवस, ठीक है। यहाँ पे विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसी दिन ये इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसका लोकेशन क्या है, तो ये विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो ये अवार्ड देते हैं प्रदान करता, ठीक है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये कीर्ति धरवंशी जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है, ठीक है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है।
और जो ये अवार्ड लिए हैं वो यहाँ पे हाथी संरक्षण सुरक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो व्यक्ति होते हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इससे रिलेटेड प्रोग्राम क्या है तो यह प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसे 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड है। अब देखो, भारत ने जून 2026 तक विदेशों से कुल कितनी ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस प्राप्त की है? तो ये कितनी कलाकृतियां वापस प्राप्त की है? तो ये है 662। ठीक है, तो यहाँ पे कितने किए हैं? तो ये 662, और यह जून 2026 में। ठीक है, मतलब इसको एक मेजर किया गया है कि आंकड़ा, तो ये जून 2026 तक, जून 2026। और ये जो ये अमेरिका है उन्होंने 589। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वह 51, जो यूनाइटेड किंगडम है वो 21, और नीदरलैंड यहाँ पे 1। और तो यहाँ पे टोटल कितने हुए हैं? तो ये हुए 662। ठीक है, फिर ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है ये। और इसकी वापसी प्रक्रिया क्या बोला गया है? तो इसमें लागू राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों के अनुसार मामले दर मामले आधार पर की जाती है, जिसमें भारत और संबंधित देशों के बीच सहयोग होता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या है? तो ये जब विदेश में अवैध रूप से निर्यात की गई किसी भारतीय पुरावेश वस्तु की सूची मिलती है तो संबंधित भारतीय दूतावास मिशन के माध्यम से कार्रवाई यहाँ पे शुरू की जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है? झांसी में, ठीक है, झांसी में 140 वर्ष पुराने परीक्षा बैराज को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में किस संगठन ने नामित किया है? तो ये कौन किसने किया? इंटरनेशनल कमीशन और इरिगेशन इन ड्रेनेज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग ने इसे जो ये संगठन है उसे उसने नामित किया है। यहाँ पे कितने? तो 140 वर्ष पुराने परीक्षा बैराज को धरोहर सिंचाई और संरचना के रूप में यहाँ पे नामित किया है। जो ये संगठन है अंतरराष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग, उन्होंने। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये परीक्षा बैराज झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो विश्व धरोहर सिंचाई संरचना है उसके रूप में इसको मान्यता मिला गया है। और जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब इस संगठन का नाम क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी योजना। और इसको यहाँ पे मान्यता कब दिया गया है? तो ये 13 अगस्त को दिया गया है, जो कि 2026 में। ठीक है, और जो यह यहाँ पे जो ये संरचना, यहाँ पे परीक्षा बैराज का जो संरचना किया गया है तो ये कौन सी नदी पे किया गया? तो ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है, ठीक है, जो इसका निर्माण है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में। ठीक है, और लगभग इसको कितने एज हो गए हैं? तो ये सॉरी, इसको कितने साल हो गए? तो ये 140 साल हो गए। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? तो 1174 मीटर। ठीक है, और ये बेतवा नहर प्रणाली से लिया गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका निर्माण सूखा प्रणव बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे झांसी की पिछली मान्यता क्या है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सुकमा दुकमा बैराज को 2022 में ICID की विरासत सूची में यहाँ पे शामिल किया गया। मतलब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग की सूची है उसमें यहाँ पे शामिल किया गया इसको। वर्ष 2026 में कितने वीरता और सेवा पदकों, ठीक है, की घोषणा की गई है? टोटल यहाँ पे तो ए है 1057 वीरता और सेवा पदकों की घोषणा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मेडल्स कितने हैं? तो 1057। ठीक है, और ये 18th
जो इंडिपेंडेंस डे है 2026, तो ये उसके अवसर में यहाँ पे किया गया है। तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको अनाउंस्ड किया गया है। और इसमें कितने सेवाएं यहाँ पे, कितने सर्विसेज यहाँ पे कवर्ड है, तो ये है पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधारात्मक सेवाएं। यहाँ पे इतने जो सर्विसेज है वहां पे उनको ये अवार्ड मेडल्स उनको दिया जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वीरता मेडल्स यहाँ पे 301 है। ठीक है, जो कि पुलिस में यहाँ पे 272 दिया जाना है और फायर सर्विस में 29। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, तो ये यहाँ पे 92 दिया गया है, जिसमें जो शहरानी सेवाएं हैं वो शहरानी सेवा पदक यहाँ पे 664 है। और वामपंथी उग्रवाद इससे जो प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, उसमें 197 वीरता, यहाँ पे 301 वीरता पदकों में से, ठीक है, 197 पदक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या बोला, FIH हॉकी विश्व कप, ठीक है, 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में यहाँ पे आयोजित किया गया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट का नेम क्या है, तो ये FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026, और इसका होस्ट कंट्रीज कौन है, तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड है, और इसका होस्ट सिटीज तो ये वावरा बेल्जियम और एम्स्टवेलिन जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसका वेन्यू क्या है, तो ये बेल्फियस हॉकी एरिना व्राव और वागेनर स्टेडियम एमस्टलिन इसकी वेन्यू है। और ये डेट तो ये 15 से 13 अगस्त तक यहाँ पे होस्ट किया गया है। और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, तो ये इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसमें मेल्स टीम यहाँ पे 16 थी और फीमेल टीम भी यहाँ पे 16 थी। और इसमें जो भारत से जो पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में यहाँ पे भाग ले रहे हैं, ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, ठीक है, 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन से जारी की गई है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट, तो ये इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026। इसको बैक टू द फ्यूचर ये रिपोर्ट भी बोला जाता है। और इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और यह अगस्त 2026 में रिलीज किया गया है। और इसकी फोकस क्या है, तो ये वैश्विक युवा रोजगार और श्रम बाजार के रुझान इसका फोकस है। ठीक है, और इसमें देखो जो इसमें नीट रेट है वो 20%, ठीक है, नीट रेट यहाँ पे 20%। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, नीट रेट यहाँ पे 20% 2025 में, ठीक है, 2025 में यहाँ पे 20%, जो 2057 मिलियन से अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ पे AI का यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के द्वारा की जाने वाली लगभग, ठीक है, की जाने वाली लगभग यहाँ पे 6.1%, ठीक है, 6.1% जॉब्स AI से संबंधित बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील व्यवसाय में है। ठीक है,
तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दी गया है, उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जो आज का क्लास हुआ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।